दिस इज प्योर पॉलिटिक्स। कल्चर नहीं था, बंगाल का कल्चर रामनवमी में कभी नहीं था। सॉफ्ट हिंदुत्व का लगातार ये आरोप लगता रहता है, विपक्ष के कई सारे नेताओं पे लगता रहता है, तो क्या वो वजह आपको लगती है? टीएमसी के साथ भी वैसा कुछ लगता है आपको? आगे जा रहा है उतना मतलब हालत और भी बदतर से बदतर होती कोई भी कम्युनिटी का ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत फायदा पहुंचा दिया ममता बनर्जी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो अपने पॉलिटिक्स का गेन कर रही है। अभी हम हाल फिलहाल में जब देखते हैं तो बंगाल बहुत पीछे है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है यहाँ पर। बीजेपी भी यही चाहता है कि कुछ बवाल हो, तृणमूल भी चाहता है कि बवाल हो, क्योंकि बवाल पे ही टिके हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बाकी नॉर्थ में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बहुत सारी बहस चल रही है, 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, सीए की बात हो, कितना यहाँ पर आपको लगता है कि ये सारे इन्फ्लुएंस करेंगे इश्यूज बंगाल में? नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस वक्त जिस न्यूज़ की टीम पहुँच चुकी है कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी का अपना एक हिस्ट्री है, अपनी एक लेगेसी है, और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हम हैं और ये जानने आए हैं कि कोलकाता के एक तो युवा क्या सोच रहे हैं, और ख़ास तौर से जादवपुर यूनिवर्सिटी के पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं, जो क्रांति भी करते हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं, तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो हम आप तक पहुँचाने के लिए आए हैं। यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या लगते हैं आपको बंगाल के? सबसे ज़्यादा नौकरी वो तो है नहीं। मतलब आप देख लीजिए कि हम इधर अगर 5 जन हैं, हाँ, तो हम 4 जन इसमें से ग्रेजुएशन के हैं, एक मास्टर्स के हैं। तो हम लोगों को कोई श्योरिटी है नहीं कि इसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे। कोई होप नहीं है। अभी एक नया से एक चीज़ आया कि जो अभी सब कर रहे हैं कि ऑनलाइन में कोचिंग, ऑनलाइन में वो जो प्राइवेट जो है उधर कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, या फिर जो ट्यूशन है उधर। अगर कोई एकेडमिक्स में रह रहा है तो नहीं, तो मतलब अब देखिए, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, अगर कोई नॉर्मल, अगर कोई किसी का इंजीनियरिंग या कॉमर्स वगैरह नहीं है, अगर कोई ग्रेजुएशन से नॉर्मल आर्ट्स से अगर कोई जा रहा है कोई प्राइवेट सेक्टर में, उसको कितना महीना कितना देगा? 15 से 18 हज़ार। अब अगर हम इधर 3 साल 5 साल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम मतलब, और इधर जो सरकारी नौकरी है, जो प्राइमरी का, हाई स्कूल का, वो तो इसके लिए तो कोई चांस है ही नहीं। 10 साल से बंद होकर पड़ा है। जो सेंट्रल का जो नौकरी था वो भी नहीं है। मतलब मेन चीज़, जो मेन इशू है वो है नौकरी, और सब कोई इसको मतलब ओवरलुक करते हैं। कोई इस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अभी है कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन जैन है, कौन पारसी है, हम यही देख रहे हैं। किसके सर पे टोपी है, किसके सर पे वो भगवा गमछा है, यही देख रहे हैं। लेकिन जो किसी के घर में जो नौकरी नहीं है, मतलब बस यही है कि हाँ, बड़े आदमी हैं इधर। कलकत्ता में आप जाएंगे, रास्ते में देखेंगे कि सब बड़ा बड़ा सब कैफ़े हुआ है, बहुत कैफ़े हुआ है, कैफ़े में जाने के भी लोग हैं। लेकिन अब थोड़े गाँव के अंदर जाएंगे ना, तो गरीबी इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है। मतलब मुझे तो लगता है कि हम बचपन में जितना गरीबी देखते थे, शायद उससे ज़्यादा गरीबी अभी हो चुका है। मतलब टाइम है, मतलब चीज़ ऐसा है कि दिन जितना बदलता जाए तो फिर उतना इंसान का दिन अच्छा होता जाए। लेकिन इधर उल्टा हो रहा है कि दिन जितना आगे जा रहा है उतना मतलब हालत और भी बदतर से बदतर होता जा रहा है। और संदेश खाली वगैरह इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा अभी लाइमलाइट में था लगातार, उसका कितना प्रभाव आपको लगता है? उसका तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। मतलब इम्पैक्ट है उसका। हाँ, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मास कैसे, अगर एक्सप्लॉयटेशन एक लिमिट क्रॉस कर जाए तो मास कैसे उसको रेजिस्ट करेगा स्टेट के अगेंस्ट। तो उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल संदेश खाली है। ठीक है, तो संदेश खाली को हम सब स्टूडेंट्स की तरफ से सॉलिडेरिटी पॉलिटिकली जो यूज़ किया गया है, हमको वो नोटिस करना चाहिए। मतलब हम लोगों ने इधर रैली भी किया, जो संदेश खाली लेके, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैली निकाली गई इसको लेकर। जो संदेश खाली के हमारे माँ बहन के साथ जो हुआ, उधर के जो टीएमसी के लीडर्स हैं, उन लोगों ने जो किया वो एकदम गलत था। उसके लिए पुलिस मतलब लॉ से उसके लिए स्टेप लेना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी ने उस चीज़ को ऐसे दिखाया, क्योंकि जो 3 नेता थे तृणमूल के, उसके अंदर जो सबसे बड़ा नेता था उसका नाम था शाहजहां। क्योंकि उसका नाम शाहजहां है, इसका मतलब, और जो जितना लड़की लोगों को उधर एक्सप्लॉइट किया गया, सारी लड़कियां हिंदू है। चीज़ बाइनरी तो ऐसे बनाया गया कि एक मुसलमान नेता जो तृणमूल का है, वो हिंदू औरत को, माँ को, बहन को अपने घर में बुला के रेप करता है। लेकिन बाकी कोई नहीं देख रहा। जो शाहजहां है, उसके साथ जो 2 लोग हैं, वो 2 लोग तो मुसलमान नहीं है। एक का नाम शायद शिबू हाजरा है, और एक का नाम कुछ एक है, मैं नाम तो मुझे याद नहीं है। तो अभी ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया कि अभी तक उन्होंने यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ बहुत पुख्ता नहीं बोला था, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि यूसीसी हम लागू नहीं करेंगे, खुल करके बोला है। और सीए को लेकर के अभी जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो यहाँ बंगाल में सीए का बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि प्रभाव है, मथुआ कम्युनिटी है, राजवंशी कम्युनिटी है। तो आप लोग के बीच में क्या लग रहा है कि इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा यूसीसी, सीए जैसे मुद्दों का?
बिल्कुल पड़ेगा, और इसी के लिए इस मुद्दे को उभारा जा रहा है। इलेक्शन के ठीक पहले सीए को लागू किया गया। एक्चुअली ये बात बहुत बड़ी समझने की बात है। ये सीए एक पोलराइजेशन के लिए लाया गया है, पर एक कम्युनिटी सोच रही है कि उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। हाँ बिल्कुल ये हो रहा है, इसमें कोई मतलब कि हम नकार नहीं सकते इस बात को। लेकिन दूसरी तरफ जो समझाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हिंदुओं का बड़ा बड़ा सुरक्षा मिल जाएगा इस सीए से, पर अब डेटा अगर देखेंगे और लॉज अगर पढ़ेंगे आप सीए का, मैं जनता से ही बोलना चाहता हूँ, अब लॉज को पढ़िए सीए का। इसमें आप देख पाएंगे जो डेटा निकाला गया था 2019 में, शायद 31,313 या फिर ऐसा कुछ नंबर था जिनको सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है, उसमें मतलब कि 31,313 नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश पाकिस्तान से लोग आए हैं। खास करके बंगाल में बांग्लादेश से बहुत लोग इमिग्रेंट करके आए हैं और हिंदू हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं। अगर रिलीजियस ऑपरेशन के खिलाफ चलते कोई आया है तो मुस्लिम के ऊपर तो नहीं हुआ होगा ऑपरेशन इतना परिमाण में, हिंदुओं के ऊपर हुआ हुआ। अब हिंदू आए हैं वहाँ से, अब 31,313 लोगों को ही मिलेगा। आप चाहे किसी भी क्लास, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है उस लॉज में, वो डॉक्यूमेंट्स किसी के पास है नहीं। मतलब कि बांग्लादेश का कोई पासपोर्ट, कोई कुछ भी, कोई कोई आधार कार्ड तो नहीं, ये साबित किया जा सके कि आप बांग्लादेश में रहे हैं, आए हैं, ये आपको प्रमाण करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सीए। पर वो लाए कहाँ से? और मार तो इससे मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू खाएंगे, हिंदुओं को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये बंगाल में इशू लग रहा है, बड़ा इशू होगा ये। ऑब्वियसली बंगाल में बड़ा इशू है। जब सीए का आंदोलन हुआ तो 2019 में बंगाल सबसे बड़ा एक प्रोटेस्ट का स्थान था। उस वक्त हम लोग पार्क सर्कस, खिदिरपुर डॉक साइड एरिया और धर्मतला में हम लोग बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट किए इसके खिलाफ, और उसके कारण ही सीए को लागू नहीं कर पाया बीजेपी सरकार। आप तो आईआर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो इतना सब दुनिया भर में हो रहा है, कभी ईरान के साथ इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कभी फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, तो अभी जो हमारे देश का स्टैंड है इस पर आप क्या सोचते हैं? सही चल रहा है सब? नहीं, सही तो नहीं है। मतलब इंडिया का इतना दिन से क्या स्टांस था कि हम लोग हर वक्त पैलेस्टाइन के साथ में थे, लेकिन अभी 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 वो स्टांस कहाँ गया? अभी तो हम मतलब एक न्यूट्रल स्टांस लेके, मतलब एक चीज़ है, अगर कहीं पे कोई इनजस्टिस हो रहा है, अगर आप चुप हैं, मतलब आप वो इनजस्टिस को होने दे रहे हैं। मतलब अभी जो इजराइल जो कर रहा है पैलेस्टाइन के साथ, वो तो इनजस्टिस है। अगर आप चुप हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं ये मिला जुला के ये कुछ समझौता वगैरह कर लो, नहीं होगा, ये समझौता से नहीं होगा। आपको पैलेस्टाइन का साथ देना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं वो तो सही स्टैंड नहीं है। लेकिन जो स्टेट ऑफ जर्नलिज्म अभी है, जिसको लेकर के तमाम डिबेट होती रहती है, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ था, फोर्थ पिलर था, वो एकदम खतरे में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमेशा से हुआ है, कभी देश में इमरजेंसी लगी। तो एक तरीके से दो डिवाइड हो चुके हैं। तो स्टेट ऑफ जर्नलिज्म में जब आप पॉल साइंस से जर्नलिज्म की तरफ स्विच करते हैं, तो ऐसे में आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब आपको स्कोप लगता है कि आपके जैसे विद्यार्थी जो पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म पढ़ेंगे लेकिन जो ऐसी सोच रख रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई स्पेस है, कुछ स्कोप है? आपको अपना जो आइडियोलॉजी है, जो मास कम्युनिकेशन मेन आइडियोलॉजी है, मास से कम्युनिकेट करना, जनता से संपर्क बनाना, अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पास फैलाना, इसके लिए आप जर्नलिज्म में भी आ सकते हैं, आप फिल्म भी बना सकते हैं, वो भी एक मीडिया कनेक्शन ही है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपका अगर मुख्य उद्देश्य ये है, तो क्या आप अपने आप को किसी के सपोर्ट कर देंगे कि भाई मेरा दिमाग है, तू अपने फ़ायदे के लिए इसको चलाओ। अगर आप किसी बड़े हाउस में काम कर रहे हैं तो आपको अपना मीडिया हाउस का बात मानना पड़ेगा। इससे बेहतर हम कुछ सोच सकते हैं कोलैबोरेटिवली कि सबको एक साथ आकर, या फिर जितना भी जिसका क्षमता है, अपना बात कहने का, जो मास से कम्युनिकेट करने का जो ज़रिया है, उसको फुल यूज़ कीजिए। आप मीडिया सिर्फ आपको चैनल खोलने से, संवाद पत्र खोलने से नहीं होगा। आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, उसकी यूज़ कीजिए, गूगल है, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है उसकी कीजिए, पर एक बात दिमाग में रख के यूज़ कीजिए कि ये सारे प्लेटफॉर्म ही ओन बाय कॉर्पोरेट्स, वो भी आपको पैलेस्टाइन के खिलाफ बोलने नहीं देंगे। जब भी आप पैलेस्टाइन के पक्ष में नहीं बोलने देंगे, जब भी आप इजराइल के खिलाफ बोलोगे, अमेरिका के खिलाफ बोलोगे, वो आपका रीच घटा देंगे। हो रहा है, जो भी पैलेस्टाइन का मतलब पक्ष लेके जो शेयर कर रहा है, उसका रीच घटा दिया जा रहा है, चाहे बड़े बड़े जर्नलिस्ट होना क्यों। तो ये हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा पूरा नेक्सस क्या है। आप पूंजी के पास आपको अपने आप को सपोर्ट करेंगे या नहीं, ताले की आखिरी चाबी उन्हीं के पास है। हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए कि अभी इस समय वो 5 ट्रिलियन और तमाम बातें की जा रही हैं, तो क्या इस समय इकोनॉमी की क्या स्टेट, आप तो पढ़ते होंगे, क्या लगता है हिंदुस्तान की क्या स्थिति है? वो 5 ट्रिलियन का तो जो किस्सा है वो तो बकवास है। आई मीन बाय दिस टाइम इट्स क्लियर टू एवरीवन मोर और लेस। मगर
अगर इकोनॉमी का हालत देखा जाए और इन्फ्लेशन देखा जाए और वेज स्टैग्नेशन देखा जाए और ये और भी सेक्टर्स में स्टैग्नेशन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि स्टैग्नेशन नेसेसरीली कोई ख़राब चीज़ है, क्योंकि मैं वो ग्रोथ मॉडल में विश्वास नहीं करता जो बोलता है कि ग्रोथ इक्वल्स टू डेवलपमेंट. Even so, the lack of growth now is even a worse indication than it ever was in the past. Comparatively, if you see. तो जब हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं 60s की 70s की, वो ही रेट ऑफ ग्रोथ आज आने वाला है ना. मगर वो हमारे समाज को और भी एक भयानक स्टेट में लेके जाएगा, क्योंकि द इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड. हर साल हम ये ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट निकलता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस जो काम करती है, तो इनइक्वालिटी का जो हाल है, the problems of facing the workers, the new labor code, right? So all of these issues, when one combines them, one can see a very 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 grim picture. अच्छा, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आपके यूनिवर्सिटी में आपके इन एंड अराउंड और भी जो बच्चे हैं, आप उनको जब देखते हैं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आए दिन हम बच्चों से मिलते हैं, तो वो ये बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है और हमसे पॉलिटिक्स मत बतियाइए. तो जब आप देखते हैं और आप इतनी बड़ी बड़ी और भारी बातें कर रहे हैं, तो आपको क्यों है पॉलिटिक्स से मतलब? मेरा तो मुझे फ्रैंकली ये एडमिट करना चाहिए कि मुझे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिला है, और वो इस तरीके से मिला है कि वो प्रिविलेज है. और मेरा इस तरीके का बैकग्राउंड है. मेरे फैमिली के लोग CPIM पार्टी के साथ जुड़े हुए थे एट वन पॉइंट इन टाइम. मुझे वो एक्सेस था टू द लिटरेचर, और इधर आना भी एक प्रिविलेज है. इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक प्रिविलेज है. तो इस कारण से जो एक्सेस मिला है टू नॉलेज, तो उससे ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आता ही है, उसके साथ एक फर्म कन्विक्शन भी आता है. तो आई एम अ वेरी नॉट अ ऑर्थोडॉक्स, बट आई एम अ मार्क्सिस्ट. तो इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ माई प्रिविलेज दैट आई एम सो. जब आपने ये बात कर ही दी है, तो अभी हम देख रहे हैं, जब हम दिल्ली से देखते हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सामने आ रहा है कि इस समय बंगाल में लेफ़्ट जो है वो सबसे आखिरी पायदान पर है. अगर हम किसी से भी कंपैरिजन करें तो जहाँ बीजेपी की ग्रोथ को लगातार बताया जा रहा है, तो आपको क्या वजह लगती है कि लेफ़्ट क्यों पीछे छूटता जा रहा है, या जो एक समय पर इतना इन्फ्लुएंशियल था कि इतने सारे लोगों को प्रभावित किया उसने, आज उसकी यह हालत क्यों होती हुई आपको दिख रही है? क्या वजह है ये हालत? तो आज आप अगर CPIM को देखकर ये बोले तो वो ठीक भी होगा, गलत भी होगा. ठीक होगा क्योंकि CPIM के अंदर जो लेफ़्ट के वैल्यूज़ और आइडियल्स थे वो तो बहुत दिन पहले ही चले गए, और वो तो आज उसको एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आप कह सकते हैं, मगर वो ट्रेडिशनली जिसको हम लेफ्टिस्ट पार्टी कहते हैं वो नहीं है. तो CPM का दुर्बल होना लेफ़्ट के लिए लॉस नहीं है, द वे आई लुक एट इट. और आप ठीक इसीलिए है क्योंकि बाकी जो लोग हैं, बाकी हम जो है, हम भी बहुत दुर्बल है. तो जब ऐसी घटनाएं होती है हमारे विश्वविद्यालय में, जब 22 तारीख को राम मंदिर की घटना हुई, कल आज होने वाली थी, हम रामनवमी का भी यहाँ पर जुलूस होना, परमिशन विड्रॉ करने के लिए हम कल प्रोविसी के सामने वी अपील टू द प्रोविसी एंड ही सीडेड टू द पॉइंट. मगर राम मंदिर के दिन जो हुआ, इनॉग्रेशन के दिन जो हुआ, तो उधर हम ये ठीक बोल पाए कि देर आर स्टिल प्लेसेस वेयर दिस विल बी रेजिस्टेड. वी कुड सेंड अक्रॉस दैट मैसेज. हाउएवर, हम जब हमारे इस कैंपस से बाहर निकलते हैं, क्या हम सेम कन्विक्शन के साथ एक ही बात बोल सकते हैं बाहर? नहीं. तो सिचुएशन हमारे लिए भी बहुत इधर ये लग सकता है कि बीजेपी इज़ नॉट सच अ बिग डील, मगर बाहर तो है ही.
अच्छा, लेकिन जब आप ये बात बोल रहे हैं तो लोगों का ये मानना है, जो लोग हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे या जो बाहर लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके की कोई रैली निकाल रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है, तो किस मतलब ये रेजिस्ट करना क्यों है, इसके पीछे आपको क्या सोच है? इस राज्य में ही कलकत्ता के पास वाले ज़िले में हुगली और हावड़ा में पिछले साल ही रामनवमी के दिन बीजेपी ने इसको एक्सक्यूज़ बना के कम्युनल टेंशन स्टार्टअप किया और मुझे संख्या याद नहीं है मगर इंसान मारे गए वहाँ पे और मुसलमान मारे गए वहाँ पे। तो अगर रामनवमी अगर होती इधर और जाहिद वहाँ से पास गुजरते, क्या एडमिनिस्ट्रेशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? मतलब वो तो धार्मिक कोई प्रथा नहीं है इस राज्य में, कभी नहीं था। इस साल पहली बार राज्य सरकार रामनवमी में छुट्टी घोषणा किया है। तो बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार ने की। ये तो प्रमाण कर ही देता है कि आरएसएस का पेनिट्रेशन कैसा है, और इधर भी कभी नहीं हुआ है। और दिस इज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इन अ स्टेट वेयर इट इज नॉट कल्चर, दिस इज प्योर पॉलिटिक्स। कल्चर नहीं था, बंगाल का कल्चर रामनवमी में कभी नहीं था। हम लोग बचपन से कभी नहीं देखा रामनवमी। कब से ये इधर बढ़ा है? मेरे मम्मी का मेरे ननिहाल कनेक्शन नॉन बंगाली है, तो वो लोग रामनवमी में पालन करते थे अपने तरीके से, घर में मंदिर में जाते थे। और इसके जैसे कि उसने बोला, इस साल ममता बनर्जी ने अपने आप को ज़्यादा हिंदू दिखाने के लिए रामनवमी के दिन छुट्टी घोषणा कर दी उसने। क्या भाई तुम इसको, वो बोलते हैं कि रामनवमी का कल्चर नहीं है तो छुट्टी क्यों घोषणा किया तुमने? मतलब कि तुमको मतलब एक तरीके से एक वोट पर उनकी भी नज़र है, ये कहना चाह रहे हैं। वो देख रही है कि हिंदू वोट शायद बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा तो हिंदू वोट को कुछ काट लिया जाएगा वहाँ से हमको। अच्छा, तो क्या जो सॉफ्ट हिंदुत्व का लगातार ये आरोप लगता रहता है, विपक्ष के कई सारे नेताओं पे लगता रहता है, तो क्या वो वजह आपको लगती है टीएमसी के साथ भी वैसा कुछ लगता है आपको कि सॉफ्ट हिंदुत्व करना चाहती हैं? हिंदुत्व नहीं, वो करती है, वो मतलब कि कभी कभी अपने को दिखाती है कि प्रो मुस्लिम है वो। पर जब भी ऐसा होता है, वो संजय गांधी से, राहुल गांधी से सीख लिया है उसने पूरा, कि राहुल गांधी से ऐसा ही हुआ था। वो अपने आप को प्रो हिंदू दिखाने की जगह गया, तब वो उसको कभी जाकर वो शायरा बानो का केस, क्या बानो था वो, बिल्किस बानो का केस उसको हैंडल करना पड़ा उस तरीके से कि मुस्लिम वोट बैंक मेरे पास रहे। वही फॉलो कर रही है ममता बनर्जी। वो हिंदू तोषण भी कर रही है, मुस्लिम तोषण भी कर रही है, पर सभी को यूज कर रही है, काम पे किसी नहीं आ रही है वो। अगर स्टेट में तोषण मतलब उसके ख्याल में वो तोषण कर रही है, उसके ख्यालात में। पब्लिक परसेप्शन ये है कि वो तोषण कर रही है, लेकिन वो किसी का तोषण, मतलब कोई भी कम्युनिटी का, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत फ़ायदा पहुंचा दिया ममता बनर्जी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो अपने पॉलिटिक्स का गेन कर रही है, अच्छा, इस्तेमाल कर रही हैं बेसिकली, आपका ये कहना इस्तेमाल कर रही है कम्युनिटी को, ठीक है। जो नेता है वो, उनका बहुत सारी हिस्ट्री अगर खंगाल के देखिए, वो बचपन में आरएसएस के कैंप पे जाते थे। अगर होता है ऐसा, तो इनके नेता शिफ्ट क्यों बीजेपी में हो रहे हैं? ये प्रो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी इनके पास भी है। वो दिखावा करते हैं कि हम प्रो मुस्लिम है, ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। इधर के सीपीएम में भी है और वो इधर के कांग्रेस में भी है और वो बीएसपी में भी है, और वो बहुत सारी पार्टियों में है। इनफैक्ट अगर हम मतलब वी अप्लाई द वेरी स्ट्रिक्ट टेस्ट तो बहुत कम पार्टियां मिलेगी, मे बी सम बैंड पार्टीज दैट डोंट मीट दैट टेस्ट। मतलब अगर यहाँ आपको सर्वाइव करना है तो ये करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मगर क्यों? वही प्रश्न है और वही नैरेटिव का प्रश्न है। और नैरेटिव ऐसे सेट किया जा रहा है, इसीलिए सब जो इलेक्शंस और पार्लियामेंट और that is their node of politics, that is where their politics is located. For them they cannot see outside this narrative. आप देख लीजिए ना इंडिया में you have to set an alternative narrative. ओबीसी एसटी एससी का संख्या भारत में कितना है? करीबन 70 करीबन तो होगा ही। कास्ट सेंसस जैसे हो नहीं रही है, कास्ट सेंसस। हाँ, लास्ट सेंसस के अनुसार ये हो रहा है, पर रिप्रेजेंटेटिव कितना है? आप सभी को देखो, नेताओं को देखो, सेलिब्रिटीज को देखो, सभी ब्राह्मण हैं। ममता बनर्जी ब्राह्मण, पार्थ चट्टोपाध्याय ब्राह्मण, अभी सेंट्रल में भी चले जाओ, सभी ब्राह्मण नहीं मिलेंगे आपको, ब्राह्मण बढ़िया कास्ट से मिलेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? अगर कास्ट की तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, मुस्लिम का कितना रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरी में? तो ये है। और जो मैं बोल रहा था, स्टेट का प्रोटेक्शन मिल रहा है। बीजेपी का जो रैली निकलता है यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वो चाहे तो इसको बंद करवा सकती थी, क्योंकि हर एक रामनवमी के रैली में कोई ना कोई मरता है, सांप्रदायिक दंगा भड़कता है। चाहे तो अगर ममता बनर्जी बंद करवा सकती थी उसको,
पर नहीं करवाना है उसको। लेकिन अगर वो बंद करवाएंगे तो सीधा सीधा ये आरोप लगेगा ना कि एक कम्युनिटी है जो अपने भगवान को याद कर रही है, उसके लिए रैली निकाल रहे हैं और उसको रोकना चाहा जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो भगवान को याद करना नहीं होता है। ऐसे तो तलवार लेके रैली करना कौन सा भगवान को याद करना होता है। लेकिन परमिशन तो जो मांगी जाती है वो कर रहा है तो सही है। अगर कोई रामनवमी में अगर राम का पूजा कर रहा है या फिर किसी का भी पूजा कर रहा है वो सही है। लेकिन अगर कोई तलवार उठा के या फिर बंदूक निकाल के अगर कोई रैली निकाल रहा है, अगर कोई ये स्लोगन दे रहा है कि मतलब काशी मथुराई बाकी है, ये जो भी है जो ये स्लोगन दे रहा है, मतलब ये तो सही नहीं है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टेट चाहे, मतलब अगर हमारा ममता बनर्जी का सरकार चाहे, वो तो पुलिस प्रोटेक्शन देके तो ये तो बंद कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए जो जस्टिस अभिजीत गंगुली थे, वो तो हाई कोर्ट के बंगाल हाई कोर्ट के जज थे जो। आज जब रामनवमी का रैली हो रहा है तब वो भी उसमें पैदल चल रहे हैं। मतलब ये क्या मैसेज जा रहा है? अब आज जब तलवार लेके बंदूक लेके जब रैली हो रहा है, जब मुल्लों को काटो, इनको पाकिस्तान भेजो, जब ये स्लोगन दिया जा रहा है, उसमें एक जो जज है हाई कोर्ट के वो चल रहे हैं, तो फिर ये यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा? ये सरकार चाहती तो ये तो लोग कंट्रोल कर ही सकते थे। ये वो लोग नहीं चाहते कि कंट्रोल हो, क्योंकि बोलते ना नैरेटिव विक्ट्री, ये वही है। अगर ये नैरेटिव बनेगा कि देखो रामनवमी में ऐसा हुआ, बीजेपी वालों ने मुसलमानों को बहुत छेड़ दिया, ये किया वो किया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मुसलमान वोट होगा वो कंसोलिडेट होगा। तो इस और इधर बीजेपी के सिवा और कौन है? तृणमूल ही है। तो पूरा मुसलमान वोट तो तृणमूल को जाएगा। और इससे एक फ़ायदा और है कि एक हिंदू सेक्शन है उसको ममता बनर्जी का जो तृणमूल सरकार है वो ये दिखा पाएंगे कि देखो तुम लोगों ने रामनवमी किया, हमने क्या रोका? तुम लोगों ने जैसा चाहा वैसे किया, हम लोगों ने तो कुछ परमिशन भी विड्रॉ नहीं किया, हम लोगों ने फुल परमिशन दिया, तुम लोगों को अच्छे से करने भी दिया। तब ये जो है ना, ये दो साइड में खेल रहे हैं। असली में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जो गेन हो रहा है उनका हो रहा है। बीजेपी भी यही चाहता है कि कुछ बवाल हो, तृणमूल भी चाहता है कि बवाल हो, क्योंकि बवाल पे ही टिके हैं। इसी से ही वोट मिलेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बाकी नॉर्थ में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बहुत सारी बहस चल रही है, 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, सीए की बात हो, कितना यहाँ पर आपको लगता है कि ये सारे इन्फ्लुएंस करेंगे इश्यूज बंगाल में? नहीं, ये तो आप देख ही सकते हैं। हाल ही में जब यहाँ पर भी इलेक्शन का मुद्दा भी हुआ है, तो एक इंसिडेंट में बताती हूँ, उसके बाद ही मैं बताऊँगा कि कल मेरा एक दोस्त मुर्शिदाबाद में रहता है, तो वो फ़ोन किया था कि करके बोला कि कब आएगा हॉस्टल। तो मैं तो बोला कि हाँ आज ही आएंगे। तो वो बोला कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर एक कम्युनल वायलेंस हो गया है, ऐसा ये हो गया। तो बोले क्या हुआ? तो बोल रहा है कि नहीं, वहाँ पर जो हमारा जो इलाका का जो मस्जिद है वो मस्जिद में आग लगा दिया। तो मैं तो अचानक सुन के बहुत शौक हो गया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत अच्छे से रहता है सालों साल से। लेकिन हाल ही में ऐसा क्यों हुआ? तो उसको जब बताया तो बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पर बीजेपी एक प्रोपागेंडा फैलाने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर किसी तरफ से एक वायलेंस क्रिएट हो, और मुर्शिदाबाद का जो इलेक्शन का जो एम था वो अभी थोड़ा नर्चर हो जाए, ऐसा कोई कोशिश कर रहा था बीजेपी। तो ये तो सिर्फ एक ही मुर्शिदाबाद का एरिया है, ठीक है। तो लेकिन हम देखेंगे तो सारा इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, और लद्दाख का वो जो इंसिडेंट हुआ ये देख लीजिए, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसा बहुत बहुत एरिया है जहाँ पर बीजेपी ये प्रोपागेंडा फैला रहा है। तो ये सब होता रहेगा इलेक्शन के पहले। लेकिन हम लोगों का सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस फैला सकते हैं, एज ए स्टूडेंट क्या इन्फ्लुएंस फैला सकते हैं, समाज को क्या वार्ता देना सकते हैं, दे सकता है। तो ये बहुत एक क्रिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सिचुएशन है जो हम लोगों को स्टूडेंट को खड़ा होना है ये इसके विरुद्ध में, और एक जागरण आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूचर आ रहा है अभी ऐसा ही चलता रहेगा तो फ्यूचर में बहुत ही दिक्कत होगा। जो इंडिया का जो रेपुटेशन है, इंडिया का जो नेशनलिस्ट और जो डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन है वो बहुत खतरे में है अभी। तो यही सिचुएशन है। अच्छा, मैं लास्ट बात आप लोग से करना चाहता हूँ कि बंगाल का एक बहुत बड़ा बहुत ग्लोरीफाइड कल्चर था, और हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे फैक्ट्रीज़ थी, एक समय पर कैपिटल थी,
अभी हम हाल फिलहाल में जब देखते हैं तो बंगाल बहुत पीछे है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है यहाँ पर। तो ये डिक्लाइन ऑफ बंगाल के पीछे क्या वजह लगती है आप लोग को? आपको क्या वजह लगती है कि कैसे ये पीछे रह गया? एजुकेशन। एक बात में कहेंगे तो एजुकेशन का जो हाल है, आप देखिए पिछले जब आप बोल रहे थे कि बंगाल का बिजनेस कैपिटल था, जूट मिल का ये सब वगैरह था, लेकिन आज क्या है, एजुकेशन में बंगाल कितना पीछा है। आप स्कूल में देखिए, स्कूल में जो पास फेल का जो मसला है वो उठा दिया 8 तक। तो बच्चे सीखेंगे क्या? पास फेल जब उठा देगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? ये बहुत एक चीज़ है। जी एकदम। तो अगर जो रूट में ही आप ख़त्म कर दे एजुकेशन को तो क्या होगा? अब देख लीजिए मुर्शिदाबाद में अब क्या है ना, मुर्शिदाबाद का जो लड़का लोग है या ये है, उसमें उसको सब लेबर कंसिस्ट किया है। लेबर के तरफ से पूरा इंडिया का जो लेबर है सब मुर्शिदाबाद से आता है। लेकिन इतना साल हो गया, एक समय था मुर्शिदाबाद इंडिया का कैपिटल, बंगाल का कैपिटल था। तो तब देखिए और अब देखिए, मुर्शिदाबाद में तब से लेकर अब तक अभी एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। यूनिवर्सिटी हाल ही में हुआ लेकिन वो पूरा रेडी भी नहीं हुआ। तो ऐसा बंगाल का हर जगह ये मामला है। आप बर्धमान देख लीजिए, बीरभूम देख लीजिए, ये सब जगह है जो एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सरकार को चाहिए एजुकेशन में ये जो एकदम जो बॉर्डर एरिया में है वहाँ से जो बच्चा का जो शिक्षा का जो ये है वो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा वहाँ पर। एजुकेशन को आप मानते हैं इस वजह से डिक्लाइन हुआ? आप क्या बंगाल का डिक्लाइन का एक और भी रीज़न है, जैसे कि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में बंगाल बहुत एक चेरिश स्टेट था, फाइनेंशियली चेरिश। उसके बाद से जब कांग्रेस गवर्नमेंट 1947 से, उसके बाद अभी बीजेपी, ठीक है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से ही इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ रिटर्न फॉर्म में ही है। लेकिन इंडियन स्टेट का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो एक हिंदी इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर है। दूसरे लैंग्वेज वाले स्टेट्स को, मतलब इंडिया का जो ओवरऑल डाइवर्सिटी है, ओवरऑल जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ठीक ऑपोजिट इंडिया का स्टेट कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को, मतलब जहाँ पे हिंदी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में नहीं है, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ 1947 के बाद से। मतलब कांग्रेस ने भी किया, वो बीजेपी तो अभी एकदम खुल के कर रही है। ये भी एक रीज़न है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों के बेसिस में। और अभी का सरकार की जो पॉलिसी है, ये तो प्रो लेबर्स तो है नहीं। नया लेबर कोड लेके आ गए वो लोग। वहाँ पर कोई भी लेबर हड़ताल नहीं कर सकते, मालिक से परमिशन लेना। कोविड के टाइम पे जो लॉस चेंज किया, लॉस चेंज किया, प्रो लेबर लॉस वो हटा के वो प्रो मालिक लॉस लेके आ गए। तो इसी के कारण अभी जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है वो चरम पे है। कारखाने हैं नहीं बंगाल में, सब शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे जगह पर। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे आलू का पकौड़ा छानो, मतलब कि कोई इंडस्ट्री नहीं। जैसे नौकरी, देखिए हम भी मानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, तो कारखाने लगाओ ना भाई। हम लोग तो कंज्यूम करते हैं, हम तो गमछा पहनते हैं, हम जीन्स पहनते हैं, आप माइक यूज़ करते हो, अब विदेश से क्यों आ रहा है? वहाँ तो यहीं पे किया जाए, यहीं पे किया जाए तो सॉल्यूशन है इसका। आपका क्या मानना है डिक्लाइन ऑफ बंगाल के पीछे? मुझे लगता है, तो उन्होंने जहाँ कहा तो मैं सहमत हूँ। और एक कारण था, जो प्रो लेबर लॉस थे, इसी कारण से वो निकल गए। मगर एक टाइम के बाद 77 में वो पावर में आए और 2011 तक थे। तो एक टाइम के बाद उनके ट्रेड यूनियंस जिस तरीके से फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स के साथ गद्दारी किए, मालिक के साथ खड़े हुए। 1992 में टीटागढ़ में एक बड़ा मूवमेंट हुआ। 1989 में उस इलाका बैरकपुर जूट मिल में, लूमटेक्स मिल में एक आंदोलन हुआ। 2008 में भी हुआ। तो इस सब के कारण से जो वर्कर्स थे वो भी नाराज़ थे लेफ्ट के साथ। तो और ह्यूज रीज़न भी है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था हिंद मोटर्स का, जो फैक्ट्री था इधर जो शट डाउन हुआ। वहाँ पे CITU यानी CPM की जो ट्रेड यूनियन है उसका भूमिका उधर। तो इस कारण से ही वर्कर्स ने भी मुंह फिरा लिया लेफ्ट से। और जो प्रो लेबर लॉस थे और जो स्कोप था मूवमेंट के लिए, CPM ने ही खुद कर दिया वो। अच्छा, हाँ, आपका क्या मानना है? बंगाल के लिए सबसे बड़ा जो दर्द का जो चीज़ है वो है जो बंगो भंग हुआ, जो बोलते हैं कि जो बंगाल का जो डिवीज़न हुआ, बांग्लादेश हुआ, फिर इधर बंगला हुआ।
इसके वजह से क्या वो जो तकलीफ़ है ना, वो बहुत दिन तक झेलना पड़ा। वो अभी भी झेलना, मतलब अभी भी वो चीज़ लोग झेलते हैं जो अपना घर छोड़ के इधर आए। मतलब अगर सोचिए कि किसी का ढाका में एक बनाया एक कुछ बिजनेस था या दुकान था, कुछ एक अच्छा खासा चल रहा था, उसको हिंदू होने की वजह से वो छोड़ के इधर आना पड़ा। मतलब क्या, उसका जो कमाई का जो ज़रिया था वो उसको छोड़ के आना पड़ रहा है। इधर का जो मुसलमान था, जिसका कोई अच्छा वाला नौकरी था, कुछ था, उसको इधर से छोड़ के जाना पड़ रहा है। मतलब एक तो डिविज़न हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब वो जो चीज़ है वो कंटिन्यू हुआ। उसके बाद से फिर जब इधर, और एक चीज़ है जो बंगाल का जो पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत वायलेंट है। वो पहले से, मतलब वो कांग्रेस के टाइम से ही है। जब ये वायलेंट है, तो फिर जो रूलिंग क्लास है उसको कुछ एक सेक्शन चाहिए जो ये वायलेंस को कंट्रोल करे, मतलब जो ये वायलेंस को कंटिन्यू करेगा, जो एग्जीक्यूट करेंगे। और उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन दो मिले, एक दलित और एक मुसलमान। और मैक्स, मतलब आप देखेंगे तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो इन लोगों का ही है, और वो कंटिन्यू होता गया। अब इधर नक्सलबाड़ी भी हुआ, इधर सिंगूर का भी हुआ, इधर भांगड़ का भी मूवमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ अल्टीमेट। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, और जिस न्यूज़ यहाँ पहुँचा हुआ है, हमने यहाँ के स्टूडेंट से बात की, समझने की कोशिश की कि क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर उनके, और क्या वो इश्यूज़ अपने आसपास देख रहे हैं जो बंगाल की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने समझा, जो देखा, जो सुना, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। कैमरे के पीछे हैं फरहान हैदर, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। आप बने रहिए जिस न्यूज़ के साथ। हम लगातार बंगाल से तमाम स्टोरीज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे, तमाम इश्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।